स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। आपका क्लास 10 का 2022-23 सेशन का मैथ्स का पेपर है, जिसे हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस पेपर है आपका फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के लिए। इसमें मिड टर्म का भी और फाइनल टर्म दोनों का ही सारे चैप्टर्स मिलके क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एंड इसका आपका 3 घंटे का जो ये पेपर होगा 80 मार्क्स का। एंड ये स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड है जिसका मैथ्स और जिनका बेसिक मैथ्स है, दोनों के लिए ही है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यानी कोई किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए या बेसिक के लिए बच्चों के लिए नहीं है, ये दोनों के स्टूडेंट्स के लिए एक ही सैम्पल पेपर आपको प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। आपको इसके क्वेश्चन आ गए तो आप बोर्ड के क्वेश्चन जो बोर्ड में एग्ज़ाम में आएगा उसके क्वेश्चन भी बहुत ईजिली कर लेंगे। तो एंड इसी का स्ट्रक्चर यही रहेगा। ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए में 20 मार्क का होगा और MCQ हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, यानी 2-2 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क के। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के। सेक्शन ई में 3 केस स्टडी होगी, कोई चॉइस नहीं होगी उसमें, और हर केस स्टडी 4 मार्क्स की, यानी 12 मार्क्स की आपकी केस स्टडी हो जाएगी। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं आपको। एंड ये जो इंटरनल चॉइस भी दे रहेगी, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले, उनमें 2 चॉइस दे दी जाएगी 2 क्वेश्चन में, और 3 नंबर वाले में भी 2 क्वेश्चन में चॉइस दे दी जाएगी। 2 मार्क्स में भी 2 क्वेश्चन में चॉइस दे दी जाएगी। कोई भी इंटरनल चॉइस प्रोवाइड नहीं करी जाएगी आपको सेक्शन ई में। पर आपको बी और सी मतलब पार्ट में, जस्ट लाइक केस बेस में भी पार्ट वाइज आता है A B C, तो सी में आपको चॉइस दे दी जाएगी, ये आपको करना है। पर कोई केस बेस्ड स्टडी में आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते, और कहीं भी पाई की वैल्यू यूज़ करनी है तो 22/7 ही लेनी है। एंड सीरियल नंबर अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले वो आपको लिखना है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन थे। अब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है आपका पेपर, सेक्शन ए जो कि 20 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर फर्स्ट से आएगा, तो आपको 1 मार्क के लिए फर्स्ट चैप्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना है। 65 और 117 का आपको इस फॉर्म में लिखा गया है। 65m माइनस 117, आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो 65 और 117 का आप अगर HCF लेंगे, तो HCF लेंगे अगर हम, यहीं पे मैं साइड में कर दे रही हूँ 65 का, तो 65 का LCM तो आपका यहाँ पे 65, ये हमारा 13 और 5 से चला जाएगा, यानी पहले 5 से रहेगा, पहले 65 का पहले 5 से रहेगा और 13 से चल जाएगा। एंड ये हमारा 117 आपका LCM इसका 3 × 3 × 13 से चला जाएगा। ये इसका LCM है। अब HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल देखते हैं। यानी 5 इनमें कॉमन नहीं है, ना 3 कॉमन है। अगर कॉमन से 13 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो 13 हमारा कॉमन है, और कॉमन को हम सिर्फ एक ही बार लेते हैं, यानी आपका कॉमन नंबर की सबसे लोएस्ट पावर को HCF में लेते हैं। तो इन दोनों नंबर का आपका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा इनका। अब क्या करना है, इसके आगे आपको इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। यानी आपको इसके आगे 65m माइनस 17 117 है, इसके इक्वल में आपको 13 लेना है, क्योंकि इसका हमें HCF पूछा गया था, तो इसका HCF हमारा 13 आ गया। अब 65m है, माइनस का 117 है, इधर प्लस का हो जाएगा, यानी इक्वल में 13 + 117। तो 65m इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। तो इसे 130 कर लेंगे। अब m यहाँ पे 65 के साथ मल्टीप्लाई है, 65 डिवाइड में चल जाएगा। 130 को 65 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, m की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसमें आप देखिए राइट आंसर m की वैल्यू 2, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऐसे ही, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 11 एंड प्रोडक्ट हमारा 13 है। तो पॉलिनोमियल बताना है, हमें पता है x² माइनस सम ऑफ, एंड सम ऑफ यानी जो सम ऑफ होता है हमारा, एंड देन पॉलिनोमियल प्लस p, यही हमारी इक्वेशन होती है अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं और सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं। तो x² का तो x² लिख देंगे, सम ऑफ जीरोज हमें दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोज हमें 11 दे रखे हैं तो 11 लिख देंगे, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें 13 दे रखे हैं तो 13 लिख देंगे।
तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13, जो कि आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस पर बी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, यानी पैरेलल लाइंस के लिए कौन सी कंडीशन नहीं है। तो पैरेलल लाइंस होता है यानी A1 अपॉन में A2 तो B1 अपॉन में B2 के इक्वल होता है, बट C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं होता। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो होता है वो कोइंसिडेंस लाइन के लिए होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होता है, और इसमें आगे हमें दिया ही नहीं गया। तो आपका इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आप इस पर ए पे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 इजल टू -2, आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें वन रूट ऑलरेडी दे रखा है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू है वहाँ पे हमें -2 फिल कर देना है, यानी -2 का स्क्वायर प्लस में पी की वैल्यू पी में रख देंगे। एक्स है तो -2x प्लस में 12 है तो 12 ही लिख दिया, इक्वल में 0 है हमारा, हमने 0 कर दिया। -2 का स्क्वायर अगर हम 2 इंटू -2 करते हैं तो माइनस से माइनस का साइन कट जाता है, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, तो हम वही लिखेंगे। ये मैंने छोटी सी बात है, आपको पता होगी। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर p यहाँ पे ये जो साइन है ये माइनस का, इसे हम माइनस का कर देते हैं, मैंने देखा नहीं, ये आपका माइनस का साइन है। ये छोटी छोटी बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो आंसर है वो कभी गलत नहीं होगा। ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस ही रखेंगे हम। तो माइनस पी को -2 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे 2p, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हमारा ये हो जाएगा प्लस का 2p, प्लस में 12 है इक्वल में 0। अब 12 प्लस 4 करेंगे तो 16, तो 2p प्लस 16 इक्वल में 0। अब 16 जो है वो यहाँ पे प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2p इक्वल टू -16 एंड 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। p को 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो p इक्वल टू -8 आपका आंसर आ जाएगा। -8 है आंसर। देखते हैं इसमें आपका जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, -8। अगर आपने प्लस माइनस की मिस्टेक करी तो आपका डी भी हो सकता है। पेपर में ऐसी मिस्टेक आप ना करें, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये नंबर्स दे रखे हैं 261, 255, 249। आपको इसका नेगेटिव यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितनी होगी, 0 से छोटी होगी। नेगेटिव टर्म तो 0 से छोटी ही होती है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारी कौन सी टर्म होगी, यानी हमें an निकालना है। अब यहाँ पे हमें पता है a जो हमारा a की वैल्यू कितनी है, a हमारा 261। d हम निकाल लेंगे d 255 में से 261 माइनस करेंगे तो हमारा d आ जाएगा -6। अब हमें पता है हमें निकालना है an है। an हमारा कितना है, 0 से छोटा होना चाहिए, यानी छोटा, यानी हमने छोटे का साइन लगा दिया, 0 से छोटा होना चाहिए। अब an का फॉर्मूला लिख देंगे। an को ही निकाल लेना, तो a प्लस n-1 और ये d, और ये हमें 0 से छोटा है। आपको इक्वल का साइन नहीं लिखना, इक्वल का साइन लेंगे तो आपका गलत आंसर आएगा। या फिर अगर आपको ये 2 मार्क्स में सॉल्व करने दे देंगे तो आपको पूरा आधा नंबर काट लेंगे, या 1 नंबर ही पूरा काट लेंगे अगर 2 मार्क्स में आ गया। तो जैसा हमें दे रखा है 0 से छोटा दे रखा है तो 0 से छोटा ही लगाएंगे, यही वाला साइन लगाएंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो इतना आप नोट डाउन कर ले, मैं आगे आपको करवाती हूँ। तो a की वैल्यू हमारी 261 प्लस में n-1 है, और d है हमारा -6 और ये हमारा छोटा है 0 से। तो 261 यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाता है, तो n-1 और -6 और ये हमारा ग्रेटर देन 0 261, तो ये हमारा -261 आ जाएगा। अब ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -6 हमारा इधर है, हम इधर भी ला सकते हैं इसे, तो -6 और ये n-1 ग्रेटर दैन हमारा -261। अब ये माइनस से माइनस का साइन काटेंगे। अब जब भी हम माइनस से माइनस का साइन काटते हैं ना, तो ये वाला जो साइन होता है ये पलट जाता है, यानी ये ऐसे है तो अभी ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला साइन ऐसे हो जाएगा। तो ये कैसा क्यों होता है वो मैं आपको अभी एंड में बताऊँगी। पहले हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस से माइनस का साइन कट गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 6n-6 ग्रेट, और ये वाला साइन हमारा इधर हो जाएगा 261। अब ये माइनस का से क्या इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 6n, और ये हमारा 261 में
-6 प्लस करेंगे क्योंकि माइनस का था, प्लस करेंगे तो 267 आ जाएगा। और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, तो n ग्रेटर देन 267 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.5, जो कि हमारी n की वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू कभी भी अप्रॉक्स में नहीं आती या पॉइंट में नहीं आती, तो 44 का आगे क्या होगा, हमारा 45 होगा। तो 45 टर्म हमारी आंसर होगा। तो इसमें 45 टर्म। अब हमने साइन चेंज क्यों करा वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारे पास -1 है, -1 जो कि एक बड़ा नंबर होता है -3 से, अब आप अगर इसे साइन चेंज करेंगे यानी साइन काट देंगे तो 1 का ये साइन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि -1 तो बड़ा नंबर है -3 से, बट 3 नंबर बड़ा है हमारा 1 से, तो साइन इसलिए चेंज हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, और जब भी ये कोई ऐसे क्वेश्चन करे तो वो आपको करने हैं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 13 एंड 14 सेंटीमीटर। जो लेंथ है डायगोनल की वो 13 और 14 है, तो इसका डायग्राम आप बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेंथ है इसकी 13 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। तो आपको पता है डायगोनल जो होते हैं इसके बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अगर लेंथ 30 है तो ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, और हमारी जो ये वाली लेंथ है वो 40 है टोटल, तो ये 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब हमें लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, तो ये वाली साइड का आपको बताने कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल का अगर हम ऐसे लें, ये 15 है और ये 20 है और ये हमारा इसमें 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। तो हम इसमें डायरेक्ट वही लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 400 में 225 प्लस करेंगे तो 625, और इसका रूट निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर 25 होगा। ये आप अपनी ट्रिपलेट से बना सकते हैं। ये हमारी 3 है, ये हमारा 4 है और यहाँ पे 5, तो 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। आपका ये ट्रिपलेट से भी बन सकता है अगर आपको ट्रिपलेट आती है तो ये ऐसी आपको साइड निकालनी थी। इसमें आपका 25 सेंटीमीटर सी आंसर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल ABC में सर्कमस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल। इसे मैं फिगर को बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको हेल्प लगेगा आंसर करने में। आपको AB की लेंथ बतानी है। तो आप देख सकते हैं ये 4 है तो ये 6 है, ये 4 और 6 दे रखी है, ये पूरी 12 दे रखी है, बट ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्योंकि टेंजेंट जो कि एक ही पॉइंट से ड्रॉन होती है तो वो इक्वल होती है लेंथ में, तो ये भी 4 हो जाएगी। एंड ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। अब ये 4 है और ये 12 है, तो टोटल 12 है, अगर 4 घटाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 8 की। अब ये 8 है तो ये भी 8 होगी, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फॉर्म में एक पॉइंट जो बाहर के एक पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन होती है तो वो इक्वल होती है लेंथ में। तो हमें किसकी लेंथ बतानी है, AB की। तो AB तो यही है, 6 + 8 करेंगे हमारा तो 14 आ जाएगा। आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो यही आपको 10 चैप्टर से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको ये जो पॉइंट दे रखे हैं वाई एक्सेस पे किस रेशो में डिवाइड करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आप फिगर बेस्ड बना के दिखाते हैं तो आप इसे कर लेंगे। तो ये मैंने फिगर में इसलिए बनाया कि आपको हेल्पफुल लगे। तो ये सबसे पहले एक लाइन में, इसमें हमारा जैसे हमें सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, तो ये हमारा 3 -3 और 2 है, क्यों हमारा 5/7 है। रेशो हमें नहीं पता तो K/1 मान लेते हैं। R पॉइंट हमारा, क्योंकि वाई एक्सिस पे काट रहा है तो वाई का वाई लिख दिया, और एक्स एक्सिस हमें नहीं पता तो 0 लिख दिया, क्योंकि अगर वाई एक्सिस है तो 0 पॉइंट, अगर एक्स एक्सिस होता तो x,0 होता। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी x पता है तो x की वैल्यू 0 रख दी, 5k + 1 कर दिया। यहाँ पे हमने x2 माइनस हो जाए mx2 + nx1 वाला जो फॉर्मूला आपका वो लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी। आपको मैंने पूरा सेक्शन फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाया, आप इसमें साइड में लिख भी देंगे, जिससे आपका अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा जमेगा। अब इस पूरी टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के नीचे 1 लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये पूरा 0 से। अब आपको पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही बच जाता है, तो 0 = 5k - 5k प्लस माइनस माइनस और आपका -3 आ जाएगा। अब -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 5k = 3 के हमारा 5 साल मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो k = 3/5। अब आप देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कि हमारा 3/5 यानी 3/5 आंसर आया, जो कि आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, जो कि एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, tan ए हमारा 1/√3 है, तो आपको सी का मान बताना है। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। 90 डिग्री है हमारा एंगल बी, और एंगल ए और एंगल सी ये हमें दे रखा है। हमें tan ए की वैल्यू दे रखी है, tan ए 1/√3। अब 1/√3 कब वैल्यू होती है tan ए की? जब वो 30 डिग्री पे होता है। तो tan 30 की वैल्यू, यानी एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। 1/√3 आपको पता है, tan की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री के एंगल पे होती है। तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री निकल गया, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री निकल गया। तो ऑफकोर्स ये वाला एंगल कितने का होगा? ये आपका 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो वैल्यू ऑफ साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू निकालनी थी हमें। साइन सी हमारा कितना है? साइन सी हमारा साइन 30 के इक्वल है, साइन 60 के इक्वल है, आई एम सॉरी, साइन 60 के इक्वल है हमारा साइन 30। साइन सी साइन 60 के इक्वल है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं आंसर √3/2। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड है। तो जस्ट लाइक मैंने एक टावर बना दिया, इसे टावर को हमें नहीं पता, एक्स ने मान लिया। नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड विच इज़ 25 मीटर अवे फुट ऑफ द टावर, यानी एक पॉइंट है ग्राउंड से जो कि 25 मीटर अवे है, तो 25 मीटर लिख दिया। देन नेक्स्ट, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 60, यानी यहाँ से एंगल बनाया गया है तो वो 60 डिग्री का है। द हाइट इन मीटर्स ऑफ टावर, तो यानी इस हाइट, टावर की हाइट यानी एक्स की हाइट बतानी है आपको। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ये वाला और ये वाला, यानी ये परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस और ये बेस, h/b में भी, यानी हम 60 डिग्री का एंगल है, tan 60 लगा देंगे। ये आपका 9 चैप्टर से सॉरी क्वेश्चन है। tan 60 यानी x/में हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो x/में 25 लगा लेंगे। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, √3x/में 25। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 25/में √3। तो आपका आंसर जो है वो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 25√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या खंड का कोण, यानी एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री है, एंगल सेक्टर का एंगल, और रेडियस हमें 3.5 सेंटीमीटर के, हमें लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 × 2πr होता है, ये होता है। अब हमें एंगल 60 डिग्री दे रखा है, वैल्यू पुट करेंगे 60/360 × 2 × पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू हमें 3.5 ये दे रखी है, वही फिल कर लेंगे हम। पॉइंट हटाएंगे, 10 लगा देंगे, एंड ये अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी सॉरी हमारी लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी। तो 0 से 0 कटा, 6, यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। 6 1 6, और ये 6 6 36। देन ये हमारा 2 1 2, 2 3 हमारा 6 हो जाएगा। देन 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, और ये 11 हो जाएगा, 11 2 22। तो हमारा क्या बचा? 11 बचा और 3 बचा। तो 11 और 3 हम आगे लिख देंगे, 11/3। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.66 आंसर आएगा, 3.66 सेंटीमीटर में। अगर आप उसे डिवाइड करके देखेंगे तो इसमें आप देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 3.66 सेंटीमीटर। थोड़ा पॉइंट में भी अगर आप गलत करेंगे ना आंसर डिवाइड करने में, तो आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होता है सरफेस एरिया का? 4/3 और πr³। और सरफेस एरिया जो है वो इक्वल दे रखे हैं, यानी इक्वल का साइन लगाएंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4πr², यही होता है। अब रेडियस बतानी है, यानी ये तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, और आर, ये r3 है, ये r2 है, तो कट जाएगा, बचाएगा एक r, ऊपर r बचा, नीचे 3 बचा, r/3 कर दिया। यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख सकते हैं। 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, r = 3 यूनिट आ जाएगा, r की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, मीन और
मीडियन और मोड दे रखे हैं। मीडियन 26 है, मोड 29 है, जहाँ भी रिस्पेक्टिवली आ गया, यानी स्टार्टिंग वाला ये है और लास्ट वाला ये है। तो आपको मीन बताना है, तो आपको वही फॉर्मूला लगा देना है, मोड इज इक्वल टू जो इम्पेरियल फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, ये नहीं कि आप बैठ के मोड और मीन निकालते रहें, 2 मीन, यही फॉर्मूला है, पूरा नहीं आ रहा, मीन लिखा है ये, या मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, थोड़ा आपको दिक्कत ना हो। माइनस का साइन होगा, -2 मीन, ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं लिखा अभी तक तो लिख भी ले। मोड हमें 29 दे रखा है और 3 मीडियन हमें 26 दे रखा है, माइनस में 2 मीन, मीन नहीं दे रखा तो मीन का लिख देंगे। मीन हमें निकालना है, इसे साइड में ले लेते हैं, इक्वल में 29 प्लस का इधर आके माइनस, 3 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 आएगा, 29 प्लस का था माइनस में आ गया, तो 78 में से 29 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा। मीन के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.5। तो मीन कितना आ गया 24.5। देखते हैं इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, आप इसमें बी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, कार्ड्स जो कि 2 3 4 2 से लेके 11 तक है, वो एक बैग में रखे गए हैं। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक कार्ड जो है रैंडमली निकाला गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आप 2 से लेके 11 तक गिन भी सकते हैं, या तो फिर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को प्लस करो, माइनस कर दो 1, यानी लास्ट टर्म हमारी 2 है, 11 + 2 करेंगे 13, माइनस कर देंगे 1, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आ गए, सॉरी यहाँ पे माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं एंड प्लस कर देते हैं 1, और अगर आपको इन दोनों के बीच में नंबर चाहिए होता है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं 1, तो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 9 + 1 आ जाएगा 10, तो टोटल नंबर आप गिन भी सकते हैं इन दोनों के बीच में 10 होंगे, यानी 2 3 4 5 6 ये इतने मिला के 10 होंगे। एंड आपको एक कार्ड रैंडमली निकाला है, और रैंडमली निकाले गए नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 11 तक में 2 से 11 तक में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसमें आपका 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा, यानी टोटल कितने आ गए, टोटल आपके 5 नंबर आ गए। 5 नंबर जो कि प्राइम नंबर है और टोटल नंबर 10 है, तो 5/10 यानी 1/2 आपका आंसर है। तो आपको इस पर टिक करना है 1/2, यानी कि 5/9, 9 नहीं है 5/10 है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आपको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 एंड अल्फ़ा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी 1 और अल्फ़ा आपको पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो दे रखे हैं, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की। तो 1 और अल्फ़ा दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ में एक की वैल्यू नहीं दे रखी, बट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमें दोनों वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से ही निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा प्रोडक्ट इज इक्वल टू C/A होता है। प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा जो हमें प्रोडक्ट दे रखे, यानी दोनों जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको इंटू करना, तो एक ज़ीरो है हमारा 1, एक ज़ीरो है हमारा अल्फ़ा, तो 1 × अल्फ़ा करेंगे, 1 × अल्फ़ा इक्वल में C कितना है, C हमारा 4 है और A हमारा 1 है, यही हो गया। अब हमें 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो नंबर इटसेल्फ होता है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, ये बीटा बना दिया मैंने, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट cos 0, cos 30, cos 45 एंड cos 60 का मान बताना है, यानी ये सारे मल्टीप्लाई में है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, नेक्स्ट cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये आप सारी वैल्यू एक बार लिख लेंगे यहाँ पे। देन 2 यहाँ पे √3 × 1 × 1 करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 × 2 करेंगे 4 एंड √2 का √2, तो √3/4 √2 आ जाएगा। अब इसे हम रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि √3/4 √2 कभी भी हम नीचे √2 नहीं लेते, तो इस नंबर को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा
√3 और √2 एंड नीचे हमारा √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे √2 एंड यहाँ पे भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, और 4 का 4 रहेगा, 4 इंटू 2 √3 अपॉन में √2, √3 इंटू √2 अपॉन में 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं √3 रूट के अंदर है तो √3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा, तो √6 अपॉन में 8 आपका आंसर होगा। तो इसमें आपका जो 4D ऑप्शन है, सॉरी डी तो 4 लिखा है, आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून। ये जो रेडियस दे रखी है स्पेरिकल बलून की 8 और 12, यानी 8 से 12 को बढ़ा दी गई, पहले 8 थी फिर 12 बढ़ा दी। रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, अब आपको सरफेस एरिया के रेशियो निकालने हैं। तो इसका आप करेंगे, सबसे पहले छोटी आर आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है और एक को बड़ी आर मान लिया जो कि आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो सरफेस एरिया का रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr² और 2πr², क्योंकि दोनों का तो सेम ही होगा। 2π, आर यहाँ पे बड़ा है, आर बड़ा स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या r²। r² कितना है, छोटा वाला आर हमारा 8² हो जाएगा, एंड बड़ी वाली आर हमारी 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 64 अपॉन में 144, 16 के टेबल से कट जाएगा, 16 4 जा हमारा हो जाता है 64, 16 9 जा 144, तो 4 अपॉन में 9 का रेशियो हमारा आ जाएगा। आप इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट कर सकते हैं, आपका करेक्ट है। एक फिश टैंक में 5 मेल शिप है और 8 फीमेल शिप है, यानी टोटल जो फिश है, नॉट शिप, जो टोटल फिश है वो 13 है, दोनों को प्लस करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट अ मेल, तो मेल कितने हैं, टोटल 5 हैं, तो आपका 5 अपॉन में 13, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे असर्शन रीजन का दे रखा है। बाय इंक्रीजिंग द लिस्ट ऑफ प्राइस अ बुक बाय 10 रुपीज़ अ पर्सन कैन बाय 10 लेस बुक फॉर 1200, यानी अगर आप किसी चीज़ का जो प्राइस है वो कम कर देते हैं तो हम जो लोग ख़रीदने के लिए चीज़ें आती है वो ज़्यादा कर सकते हैं हम। तो अगर हम किसी प्राइस लिस्ट का बुक जो है वो लिस्ट प्राइस ऑफ बुक का 10 रुपये बढ़ा देंगे तो वो 10 बुक कम खरीदेगा, तो यह स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बाय इंक्रीजिंग द कोस्ट प्राइस द मोर नंबर ऑफ बुक्स कैन बी परचेज बाय गिवन अमाउंट, पर अगर हम कोस्ट प्राइस को अगर बढ़ा दें, यानी अगर हम वो 10 रुपये की बुक है अगर 20 रुपये की कर देंगे तो लोग कम खरीदेंगे ना। तो यस, असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, इसमें ट्राइंगल ABC और PQR कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं। बताया कि असर्शन यानी फैक्ट दे रखा है आपको कि ABC और PQR जो है वो कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट यानी इनकी सेम साइड सब कुछ सेम होगा। अब जो ट्राइंगल हमने पढ़ा है 6th चैप्टर में कि ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो वो सिमिलर भी होते हैं, तो यस फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अगर कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर ज़रूर होंगे। ऑल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर सिमिलर, यानी जितने भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर ज़रूर होते हैं, बट जितने भी सिमिलर ट्राइंगल होते हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं, यानी अगर आप ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर भी हो सकता है बट कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। तो यस, असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो सेक्शन बी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लॉन्ग हो गई है, पार्ट 2 आपको देखना है एंड आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।